वेलकम टू MWA। आज है 4 मई 2026 और 4 मई करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मास्टर क्लास डीप डाइव को। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। तो पहली हेडिंग डालते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें इंडिया की रैंक 157 है, जो कि 2025 में 151 थी, है ना? हाँ बिल्कुल। और पाकिस्तान इसमें 153 पर है। और टॉप पर कौन है? नॉर्वे है। इसकी एक मजेदार ट्रिक है नोट्स में, प्रेस में नो यानी नॉर्वे बन इंडिया 157 पर बेचैन। ये ट्रिक तो काफी अच्छी है याद रखने के लिए। लेकिन अगर हम डेटा को थोड़ा एनालाइज करें तो नॉर्वे के टॉप पर होने का एक बड़ा कारण है। अच्छा, वो क्या? वो है उनका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। देखिए, वहां जानकारी आसानी से मिल जाती है। और इंडिया की रैंक गिरने का एक कारण है कि डिजिटल युग में रिपोर्टिंग के लिए जो आज़ादी और सुरक्षा की चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है। समझ गया। अब तुरंत दूसरी हेडिंग पर आते हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट्स 2026। एकदम ध्यान से सुनिएगा। NCLT के नए अध्यक्ष बने हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। हाँ, और नीति आयोग में भी तो बहुत बड़ी नियुक्तियां हुई हैं इस बार। बिल्कुल। नीति आयोग में डॉक्टर जोराम आन्या, जो पूर्वोत्तर यानी अरुणाचल से पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी हैं, और अशोक कुमार लाहिड़ी उपाध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। एक और फैक्ट है, एम्स दिल्ली के नए VP बने हैं निखिल टंडन। इसमें डॉक्टर जोराम अन्या का जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। वो कैसे? मतलब एग्जाम के लिए तो है ही, पर वैसे क्यों? देखिए, नीति आयोग पूरे देश की पॉलिसी बनाता है, राइट? अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव उस नेशनल पॉलिसी मेकिंग टेबल पर नहीं होगा तो वहां का विकास कैसे होगा? तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्या बात है। और इसको याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। नीति में अशोक और जोराम, NCLT में अनुपिंदर। याद रखिएगा इसे। हाँ, ये शॉर्टकट्स काफी हेल्प करते हैं। तो चलिए अब सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग की तरफ। कर्नाटक की टेक न्यूज। इंडिया का पहला गिग वर्कर शिकायत तंत्र यानी IPGRS यहीं लॉन्च हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और साथ ही नम्मा 112 हेल्पलाइन में पहला AI फीचर भी ऐड हुआ है। और इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन भी कवर कर लेते हैं। अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राजा सागर डैम कावेरी पर। और वहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं, हाँ, बांदीपुर, अंशी, नागरहोल, ये सब भी याद रखने हैं। लेकिन ये जो गिग वर्कर वाला पॉइंट है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, गिग इकोनॉमी में जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जैसे डिलीवरी वाले या कैब ड्राइवर्स, उनके पास कोई डिजिटल ग्रीवियंस सिस्टम नहीं था पहले। मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, है ना? एग्जैक्टली। तो ये नया सिस्टम एक तरह की डिजिटल लेबर यूनियन का काम करेगा। एल्गोरिदम और मजदूर के बीच अब सरकार खड़ी हो गई है। ये उनके राइट्स के लिए बहुत बड़ा कदम है। अरे वाह, ये तो सच में इम्पोर्टेंट है। अब चौथी हेडिंग पर सीधा जंप करते हैं, जो कि है इंडोनेशिया। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में भारी विस्फोट हुआ। माउंट डुकोनो। हाँ, और इंडोनेशिया की ज्योग्राफी भी देख लीजिए। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी है। इंडिया के साथ इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति। पर इंडोनेशिया के बारे में एक और बहुत बड़ा फैक्ट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, वो कौन सा? उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। अरे बाप रे, 16 साल से कम के बच्चों के लिए? ये तो सच में बहुत कड़ा डिसीजन है। बिल्कुल। और ये ग्लोबल टेक रेगुलेशन का एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। सरकारें अब बिग टेक कंपनियों को बच्चों का अटेंशन और डेटा कंट्रोल करने की आजादी नहीं देना चाहती। सही बात है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। चलिए अब पांचवी हेडिंग देखते हैं, अंतरिक्ष और जल संरक्षण। ये दोनों बिल्कुल अलग टॉपिक्स हैं लेकिन नोट्स में साथ हैं। बेंगलुरु में देश का पहला स्टेट रन यानी राज्य सरकार द्वारा संचालित स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब एक तरफ हम स्पेस में जा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने कैच द रेन 2026 अभियान शुरू किया है, जिसका मैस्कॉट एक लड़की है जिसका नाम है नीरा। हाँ, यही मैं सोच रही थी। ये दोनों पॉइंट्स एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। एक तरफ आसमान छूने की होड़ है और दूसरी तरफ जमीन पर पानी की एक एक बूंद बचाना कितना जरूरी हो गया है। मतलब डेवलपमेंट और सर्वाइवल
दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। अब छठी हेडिंग पर आते हैं, लद्दाख के नए जिले। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लद्दाख में इस वक्त काफी एडमिनिस्ट्रेटिव हलचल है। हाँ, इंडियन आर्मी ने दूर दराज इलाकों में मोतियाबिंद सर्जरी के लिए ऑपरेशन नेत्र 1.0 चलाया है। ऑपरेशन नेत्र। एग्जैक्टली। और लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं, जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो अब लेह और कारगिल को मिलाकर टोटल 7 जिले हो गए हैं वहाँ। अगर हम इसे बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो आर्मी के जो सिविक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऑपरेशन नेत्र, ये वहाँ के लोगों का भरोसा जीतने के लिए होते हैं। मतलब सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर भी। हाँ, और जो 5 नए जिले बने हैं, उससे इतने बड़े और दुर्गम इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएगा। प्रशासन लोगों के करीब पहुंचेगा। समझ गया। और हाँ, लद्दाख वाले सेक्शन में ही एक और पॉइंट है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ यानी रॉक कार्विंग कंजर्वेशन पार्क बन रहा है और कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट भी चालू हुआ है, जो कि वहाँ के हेरिटेज और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत जरूरी कदम है। पेट्रोग्लिफ्स तो हजारों साल पुरानी इंसानी कलाकृतियां हैं। बिल्कुल। चलिए अब 7वीं हेडिंग पर आते हैं और यहाँ से मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। गुजरात की कीर्तिमान। गुजरात हमेशा कुछ नया और बड़ा करता है। हाँ, कांडला पोर्ट, जिसका नया नाम अब पंडित दीनदयाल पोर्ट है, वहाँ इंडिया का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित हुआ है। ये जो ग्रीन मेथनॉल प्लांट है ना, ये शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक तरह से गेम चेंजर है। वो कैसे? मतलब मेथनॉल तो फ्यूल है, पर ग्रीन का क्या चक्कर है? देखिए, आमतौर पर जहाज जो ईंधन जलाते हैं उससे बहुत प्रदूषण होता है, लेकिन ग्रीन मेथनॉल कार्बन एमिशन को एकदम कम कर देता है। तो मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए पर्यावरण बचाने का ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अरे वाह, ये तो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। और नोट्स में ये भी है कि गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरा में नंबर 1 है। साथ ही धोलेरा पहला सेमीकंडक्टर फैब जोन बन गया है और गुजरात पुलिस ने नारित एआई लॉन्च किया है। धोलेरा का फैब जोन बनना, इसका मतलब है कि इंडिया अब सिर्फ चिप डिजाइन नहीं करेगा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है। और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है ये। अब 8वीं हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो सिम्बेक्स शुरू हुआ है इंडिया और कंबोडिया के बीच, और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। कंबोडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ाना हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। हाँ, और इसके तुरंत बाद एक बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है नोट्स में। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, 40 बाय 60 फीट का तिरंगा। ये सुनने में सिर्फ एक रिकॉर्ड लगता है, लेकिन इसके पीछे के जो ग्लोबल ऑप्टिक्स है वो बहुत स्ट्रांग है। ग्लोबल ऑप्टिक्स मतलब? हाँ, मतलब अंडर वाटर फ्लैग होस्टिंग से इंडिया पूरी दुनिया को और खासकर चाइना को एक पेट्रियाटिक सिंबलिज्म दे रहा है। ये दिखा रहा है कि इन समुद्री सीमाओं पर हमारा कंट्रोल कितना मजबूत है। अच्छा, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भी है। बहुत खूब। अब आते हैं 9वीं हेडिंग पर, मेघालय की योजनाएं। मेघालय सरकार ने सीएम इंस्पायर योजना चालू की है उन युवाओं के लिए जो यूपीएससी पास करते हैं। ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल और फाइनेंशियल स्टेप है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। और एक और बड़ा फैसला लिया है, क्लास 10 तक गारो और खासी भाषाओं को अनिवार्य कर दिया है। इसे हम कल्चरल प्रिजर्वेशन कह सकते हैं। मेघालय अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए भी जाना जाता है, जो यूनेस्को लिस्ट में है। तो ये लोकल भाषाओं को सहेजना अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक तरीका है। बिल्कुल। और इसी सेक्शन में ट्रांसजेंडर अचीवर्स को भी स्पेशली हाईलाइट किया गया है। रतिका श्री, जो इंडिया की पहली ट्रांस क्रिकेट एम्पायर बनी है, और मानवी मधु कश्यप, जो बिहार की पहली ट्रांस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का पुलिस और स्पोर्ट्स जैसे मेन स्ट्रीम रोल्स में आना ये बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। समाज की पुरानी दीवारें अब टूट रही हैं। एकदम नहीं। अब 10वीं हेडिंग, यूपी का एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है। 594 किलोमीटर का है ये, मेरठ से प्रयागराज तक। और इसमें एक खास बात भी है, शायद एयर स्ट्रिप से रिलेटेड। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप भी बनी है इसमें। एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप होने का एक बहुत सीधा स्ट्रेटेजिक रीजन होता है। डिफेंस इमरजेंसी में जब हमारे एयरबेस काम ना आए, तो वायुसेना के फाइटर जेट्स यहाँ लैंड और टेक ऑफ कर सकें। क्या बात है! मतलब रोड का रोड और रनवे का रनवे। और यूपी से एक और न्यूज़ है, अलीगढ़ की शेखा झील यूपी की 12वीं रामसर साइट बन गई है। तो अब इंडिया में टोटल 99 रामसर साइट्स हो गई हैं। रामसर साइट्स या वेटलैंड्स का जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ये पानी को फिल्टर करते हैं और बाढ़ जैसी आपदाओं को रोकते हैं। चलिए अब 11वीं हेडिंग पर आते हैं, ग्लोबल डिसीजंस।
और यहाँ कुछ बहुत चौंकाने वाली खबरें हैं। यूएई ने ओपेक, जो इतना बड़ा तेल संगठन है, उससे अलग होने की घोषणा कर दी है। ये तो मतलब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा भूकंप है। लेकिन यूएई ऐसा कर क्यों रहा है? वो तो ओपेक का इतना अहम हिस्सा है। क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है जी। और यूएई चाहता है कि ओपेक के जो प्रोडक्शन कोटे हैं उनसे आजाद होकर वो अपना बचा हुआ तेल अपनी मर्जी से जल्दी और ज्यादा बेच सके। अच्छा, मतलब आखिरी फायदा उठाने की कोशिश। और दूसरी ग्लोबल न्यूज़ है, बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपेंशन भी बहुत जरूरी हो गया है अब। और चीन की सेन यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल बनाया है। ये तकनीक कोयले को बिना जलाए उससे सीधे बिजली निकालती है। ये काफी एफिशिएंट है। हाँ, और एक और न्यूज़ है, तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंडोनेशिया के केस में डिस्कस किया था। ये साफ दिखाता है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया को लेकर सरकारें अब कितनी सख्त हो रही हैं। सही कहा। अब हमारी आखिरी यानी 12वीं हेडिंग, कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका यानी कोर्ट बन गया है। पेपरलेस कोर्ट होने से जो जुडिशियल एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। पेंडिंग केसेस जल्दी सॉल्व होंगे। हाँ, और आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है और वहां 13,000 करोड़ का मशरूम मिशन शुरू हुआ है। अरे वाह, ये एग्री सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और एक आखिरी बहुत बड़ी बात, जापान ने जानलेवा हथियारों यानी लीथल वेपन्स के निर्यात पर लगा बैन हटा लिया है। ये जापान के डिफेंस पोस्चर में एक बहुत अग्रेसिव शिफ्ट है। दशकों तक वो एक शांतिवादी देश रहे, लेकिन अब चीन और नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान अपनी पॉलिसी बदल रहा है। तो चलिए क्लास के एंड में हमारे ब्रह्मास्त्र यानी मास्टर रिव्यू का एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना सब बेकार है। बिल्कुल, रिकैप बहुत जरूरी है सब कुछ याद रखने के लिए। मैं तैयार हूँ। तो इंडिया में पहली बार क्या क्या हुआ, चलिए देखते हैं। पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट कांडला में, पहला IPGRS गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटक में, पहला पेट्रोग्लिफ पार्क लद्दाख में, पहला स्टेट रन स्पेस सेंटर बेंगलुरु में, और पहला पेपरलेस कोर्ट सिक्किम में। इन सारे नोट्स को गहराई से देखने के बाद सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? देखिए, एक तरफ दुनिया तेल संगठनों और हथियारों के इर्द गिर्द घूम रही है, जैसे यूएई और जापान के फैसले। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के राज्य जो हैं वो ग्रीन मिथेनॉल, AI और पेपरलेस न्यायपालिका में कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। तो क्या भविष्य का असली विकास और ताकत नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इन्हीं स्टेट लेवल के फर्स्ट्स पर निर्भर करेगा? इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो दोस्तों, आज हमने 4 मई 2026 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट सीक्वेंस में डिटेल से समझा। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें और अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए। टेक केयर।